ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जनजातीय वर्गों के लिए सरकार की विकास परियोजनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हजारीबाग झारखंड में महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। इस योजना का कुल बजट 79,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और इस योजना का मकसद है कि देश के लगभग 63,000 गांवों को कवर करते हुए सभी मूलभूत सुविधाओं सहित जनजातीय वर्गों के आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा और हर तरह से सशक्तिकरण को सुनिश्चित किया जा सके। इस परियोजना का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जनजातीय वर्गों को विकसित और सशक्त किए बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। झारखंड के हजारों गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत अपना पक्का घर मिला था और अब कुछ ही दिनों के फिर एक बार झारखंड से 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये योजनाएं आदिवासी समाज के कल्याण और आदिवासी समाज के उत्थान से जुड़ी है। आज हम जनजातीय वर्गों के लिए सरकार की पहल और योजनाओं पर बात करने जा रहे हैं और मुख्य तौर पर जो कल प्रधानमंत्री ने योजना की शुरुआत की उस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर केजी सुरेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अगर हम चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से ही करें तो आप इस अभियान को कैसे देखते हैं जिसकी शुरुआत कल प्रधानमंत्री ने की, और किस तरह से देश भर में जो भी जनजातीय बहुल इलाके हैं उनको कैसे इस योजना का लाभ मिल सकता है? कमल, देखिए, कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि कल हमने गांधी जयंती मनाया था और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये कहना था कि भारत का विकास तब तक संभव नहीं जब तक जनजातीय क्षेत्र का विकास नहीं हो जाता है। और इस दृष्टि से कल ही के दिन प्रधानमंत्री ने चयन किया। और याद रखें कि आप जिस योजना की बात करते हैं, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये मात्र सितंबर 18 को ही कैबिनेट ने क्लियर किया था और इतना जल्दी उसका जो है श्री गणेश होना, ये अपने आप में सरकार के इस योजना के प्रति, इसके क्रियान्वयन के प्रति गंभीरता को दर्शाती है। और जैसे कि आपने बिल्कुल कहा कि 550 जिलों में 63,000 जो जनजातीय ग्राम हैं उसको टारगेट करके ये योजना बनाई गई है और इसमें समुचित एक आमूलचूल बदलाव का जो है पूरा इसके अंदर रोड मैप बना हुआ है। इसमें अगर आप देखेंगे तो कई मंत्रालय जो इससे जुड़ी हुई है, जनजातीय विकास के अलग अलग आयामों को देखती है, उन सबका एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ इसको जो है शुरू किया गया है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर सड़क, पक्का मकान, यानी कि एक मूलभूत सुविधाएं जिससे कई शताब्दियों से जनजाति वंचित रहे हैं, उनको वो उपलब्ध कराने का एक कारगर प्रयास है। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने जो है 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस घोषणा किया था और भगवान बिरसा मुंडा जो स्वाधीनता सेनानी रहे हैं और जिन्होंने अंग्रेजी हुक्मरानों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया था, उनके ही स्मृति में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। और तब भी प्रधानमंत्री झारखंड, जो कि एक जनजाति बाहुल राज्य है, वहीं आप गए थे और अभी भी 15 सितंबर को भी आप वहां गए थे और आपने जो है जनमन यानी कि जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान के तहत कई 100 करोड़ के वहां काम का शुरुआत किया था, जो कल भी आपने किया, यानी कि लगभग 1350 करोड़ का जो काम हो रखा था उसका आपने शिलान्यास रखा। अगर देखेंगे तो जो एकलव्य विद्यालय है, 40 एकलव्य विद्यालयों का कल उद्घाटन हुआ, नए 25 और का जो है शिलान्यास रखा गया। तो एक आमूलचूल परिवर्तन जिसमें एक उनका समुचित विकास, इस दृष्टि से अब काम किया जा रहा है। उसको बिल्कुल अलग अलग खंडों में जो बांटा गया था पहले, उसको अब हटाकर एक टारगेटेड अप्रोच के तहत अब जनजातीय विकास को देखा जा रहा है, जो मैं समझता हूं कि पहली बार हो रहा है और स्वागत योग्य है। और इससे जो है सही मायने में जमीन पर हमको बदलाव देखने को मिलेगा।
आपने मूलभूत सुविधाओं में स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और तमाम बातें, बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। इसमें हम यहाँ पर ये भी जोड़ना चाहेंगे कि कल प्रधानमंत्री ने 40 एकलव्य स्कूलों का उद्घाटन किया और 25 नए ऐसे जो मॉडल एकलव्य स्कूल हैं उनकी नींव भी रखी। तो अगर हम शिक्षा से ही पहले बात करें तो आप कैसे देखते हैं इस सरकार के कदम को, जिस तरह से नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर अब आदिवासी या जनजातीय विद्यार्थियों को एकलव्य स्कूल में शिक्षा देकर उन्हें आधुनिक और एक समावेशी शिक्षा से जोड़ा जा रहा है? देखिए, ये मॉडल स्कूल्स हैं। अभी तक हम लोग अक्सर ये शिकायतें सुनते रहे हैं कि सरकारी स्कूलों का हालत बहुत ही खस्ता है, बहुत खराब है, खासकर पिछड़े क्षेत्रों में, पिछड़े इलाकों में, जनजातीय क्षेत्रों में तो पूछो ही मत। तो वहां जो प्रतिभाएं हैं, जो देश के भविष्य बन सकती हैं, देश के भविष्य को जो है प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे जो छात्र शक्ति है, इनको सही मंच प्रदान करें, जहां उनका विज्ञान के प्रति, गणित के प्रति, खेलकूद के प्रति उनको एक मंच प्रदान कर सकें। तो ऐसा शिक्षा के अवसर उनको कैसे दिया जाए, साथ ही साथ वो शिक्षा उनके लिए सार्थक भी हो, इन सब को देखते हुए ये एकलव्य मॉडल स्कूल्स जो रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, कई बार हम देखते हैं कि विद्यार्थियों को जो है बच्चों का खेतों में उपयोग होता है, अन्य जगहों में माता पिता या रिश्तेदार उनको ले जाते हैं, जिसके चलते वो नियमित रूप से कक्षाओं में जो है उपस्थित नहीं हो पाते हैं। यही नहीं, हम ये भी देखते हैं कि कई बार ड्रॉप आउट रेट बड़ा हाई होता है, बच्चे कुछ दिन पढ़ने के बाद उसको छोड़ देते हैं। ऐसे में उनकी उपस्थिति बनी रहे, वो नियमित तरीके से शिक्षित हो पाए और उनके स्थानीय समस्याओं से उभर कर वो केवल और केवल अपने पढ़ाई पर ध्यान दे, अपने विकास पर ध्यान दे। इस उद्देश्य से इनको रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल्स बनाया है, ताकि बच्चे बिल्कुल इम्यून रहे, उनके जो भी अपने घरेलू समस्याएं हैं उससे हटकर मात्र विद्या वो ग्रहण करें। इस उद्देश्य से जो है ये मॉडल स्कूल्स को अपनाया गया है, बनाया गया है और बनाया जा रहा है, जिससे ये विद्यार्थी आगे चलकर राष्ट्रीय और राजकीय जो भी व्यवस्था में अपना स्थान बना सकें, वो अपना एक करियर बना सकें और वे वापस जाकर अपने गांव को भी, अपने जनजातीय क्षेत्रों में भी विकास का लहर लेकर आए। आदिवासियों की जो आने वाली पीढ़ी है ये पूरी तरह शिक्षित हो, कौशल इनका विकसित हो, ये अपने स्थानीय समस्याओं का समाधान ढूंढ सकें। इस उद्देश्य से इन विद्यालयों का जो है शुरुआत की है, जो वाकई सराहनीय है। जी, जो संवेदनशील जनजातीय क्षेत्र हैं, जिन्हें हम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहते हैं, इन क्षेत्रों के लिए जो ये योजनाएं हैं जो पीएम जनमन अभियान के तहत आती हैं, ये किस तरह से इन खासतौर पर संवेदनशील जनजातीय वर्गों के लिए बड़ी योजनाएं साबित होने वाली हैं, और विशेष रूप से पीएम जनमन अभियान पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए कमल, एक बात हम याद रखें कि इनके विकास के अभाव में इन क्षेत्रों के इसका नाजायज फायदा उठाने के लिए कुछ एक विचारधारा के आधार पर इनको बरगलाने का, इनको हथियार उठाने के लिए इनको जो है मजबूर किया जा रहा था, और उसको हम लोग आगे चलकर वो देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर आई, जिसको हम रेड कॉरिडोर कहते हैं या नक्सलवाद कहते हैं, और जिसके वजह से जिन्होंने कई पुल उड़ा दिए, कई अस्पताल उड़ा दिए, विकास को ही जो है अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखने के लिए जनजातियों का दुरुपयोग किया गया, और उनको यही बताया गया कि भाई देखिए यहाँ विकास नहीं हो रहा है, जब तक आप हथियार नहीं उठाएंगे आपका विकास नहीं होगा। इस तरह से उनको बरगलाने का प्रयास झारखंड में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, ऐसे प्रदेशों में करने का एक प्रयास किया गया। ये कहीं ना कहीं एक उसका जवाब के रूप में, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक मुल्क हैं, तो एक तरफ कानून व्यवस्था के जरिए हम उन पर अंकुश लगाने का हमने प्रयास किया, तो दूसरी तरफ यह भी था, ये भी सुनिश्चित करना था कि ऐसे जो, जिसको आपने वल्नरेबल ग्रुप्स कहा, इन वल्नरेबल ग्रुप्स तक पहुंचना बहुत आवश्यक था, ताकि इनको विकास के उस मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, उनके जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति कर सकें, ताकि वे विकास के सही मायने को समझे और उस विकास के प्रक्रिया के सक्रिय भागीदार बने। इसको सुनिश्चित करने के लिए ये योजनाएं, जिसमें आंगनवाड़ी भी है, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर मतलब एक तरह से पैरामेडिक का भी भूमिका में रहती है, टीचर की भी भूमिका में रहती है ना। एक जो आपके प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, प्रसव में भी उनको मदद करती हैं, उनके जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है यानी कि टीकाकरण में भी ये सहयोग देती हैं।
इस तरह के आंगनवाड़ी सेंटर्स का जो है स्थापना करना, मिड डे मील स्कीम्स की व्यवस्था होना चाहिए, पक्के सड़कें बने। अब तो और कमल, अब तो ये स्थिति आ गई है जहां इवन मोबाइल कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि जो इस तरह के गांव हैं ये न सिर्फ सड़क के दृष्टि से अपितु मोबाइल के दृष्टि से भी शहरों से जुड़े रहें, और जो भी प्रशासन है, जिला प्रशासन या जो शासकीय राज्य प्रशासन है, उससे सीधे संपर्क में रहे। इस उद्देश्य से जो है इनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें मैंने से कहा कि जितने भी संबंधित मंत्रालय और विभाग है उनको सबको जो है एक मैकेनिज्म के, एक प्रक्रिया के अंतर्गत, एक फोकस्ड अप्रोच के साथ, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जो है ये इन सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। जो पहले अलग अलग होकर काम कर रहे थे उन सबको एक मंच पे लाकर, ताकि फोकस्ड डेवलपमेंट हो, इस दृष्टि से ये किया जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये बहुत ही आवश्यक कदम था, और जो आज क्रियान्वयन जिसका हो रहा है, और कल ही आपने जैसे कहा 1360 करोड़ का जो है काम, जिसमें पोर्टेबल वाटर, पेयजल एक बड़ी समस्या है जिसको लेकर बहुत सारी बीमारियां होती है, तो पेयजल भी उसमें शामिल है। तो पेयजल हो, पक्का मकान हो, शिक्षा हो, आंगनवाड़ी हो, ऐसे जितने भी विकास के जो विभिन्न आयाम हैं उसके दृष्टिगत ये किया गया है। सरकार का ध्यान इस ओर बहुत जोर से है कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहां पर समुदायों का आर्थिक सशक्तिकरण हो, और इन तमाम योजनाओं का मकसद भी यही है कि आर्थिक रूप से सशक्त होकर वो सक्षम बन सकें। इसलिए सरकार ने अवसर प्रदान करने के लिए कई ऐसी परियोजनाएं जारी की जिनमें इस बात को ध्यान में रखा गया है कि बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनको पूरा करते हुए उनके लिए जो विकास के साथ साथ उनके आजीविका के अवसर भी उनके लिए पैदा हो सके, उनके उत्पाद बाजार में बिक सकें। तो इस दृष्टि से जो आर्थिक सशक्तिकरण है उसको आप कैसे देखते हैं, और कैसे ये आवश्यक है कि जो जनजातीय वर्ग है? जी बिल्कुल कमल, जैसे वन धन की जो बात है, और उसी के अंतर्गत आप देखेंगे कि किस तरीके से, चाहे हम उसको मच्छी पालन आप कहें, मत्स्य पालन कहे, आप उसको हॉर्टिकल्चर कहे, फूलों को लेकर बागवानी कहे, वहां के जो भी बैम्बू कल्टीवेशन है उसको लेकर आप कहें, आप वहां के बी कल्टीवेशन या शहद निर्माण को लेकर कहें, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां सदियों से ये लोग जो जनजातीय क्षेत्र में जो है काम होता रहा है, और जहां इनका वर्चस्व है, उनका विशेषज्ञता है, और उनको पहले नुकसान का सौदा होता था। उनका जो बिचौलिए होते थे वो उनको बहुत सस्ते में खरीदकर उसको बहुत महंगे में बेचते थे। अब इन सब को जो है उनका जो मूल्य है, जो रेम्यूनरेटिव, जो उनके लिए जो कीमत उनको जो मिलना चाहिए, वो कीमत उन तक जो है पहुंचे, और उनको भी उसमें जो भी प्रौद्योगिकी में जो भी बदलाव आया है उससे उनको अवगत कराएं, उनका कौशल विकास करें, ताकि जो पारंपरिक उनके जो जीवन यापन का माध्यम थे उनको कैसे सशक्त किया जाए, ताकि वे विकास के दूसरे पहलुओं में तो आए जरूर, उसके लिए उनको शिक्षित किया जा रहा है, शहरों में भी नौकरी ढूंढे, बाकी जगह भी, लेकिन साथ ही साथ अपने स्थानीय स्तर पर उनको कैसे मजबूत किया जाए, महिला सशक्तिकरण कैसे किया जाए, उनको अपने स्थानीय प्रोडक्ट्स को जो है बेहतर मार्केटिंग के जरिए उन चीजों को बेचने की उनको जो क्षमता उनका कैसे बढ़ाया जाए, वो कैसे उनको सिखाया जाए, इस दिशा में भी बहुत काम हो रहा है। देश के करोड़ों आदिवासी नागरिक हैं, उनको लाभ पहुंचाने की दृष्टि से सरकार के जो महत्वपूर्ण कदम है, निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में उनके नतीजे हमें देखने को मिलेंगे, और ऐसी परियोजनाओं से उनका सामाजिक आर्थिक उत्थान होता हुआ नजर आए, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर के.जी. सुरेश, कार्यक्रम में आप जुड़े और विस्तार से इस विषय पर चर्चा की। धन्यवाद कमल। अभी आप सुन रहे थे जनजातीय वर्गों के लिए सरकार की विकास परियोजनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक के.जी. सुरेश और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या WhatsApp के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और WhatsApp नंबर है 9289094044।